Hello everyone, good afternoon. This video is the continuation of the topic what we have learned in the lecture 1, that is the organization development. And we were moving on the techniques of the organization development previously. So this video is also the continuation of the techniques of the organization development or the organization development intervention. ठीक है ना? आई होप आपको प्रीवियस मेरे लेक्चर में जो भी मैंने आपको टेक्निक समझाई थी, चाहे वो मैनेजर ग्रिड थी, चाहे वो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग थी, चाहे आपको सर्वे फीडबैक था, आई थिंक वो आपको समझ में आ गया होगा. नाउ मूव टू दी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, दैट इज MBO. लेकिन मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैंने जो PDF अटैचमेंट इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे रखा है, प्लीज़ वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए. ठीक है ना, सो दैट इट कुड बी ए बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर यू. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक HR का भी टॉपिक है. अगर आप लोग HR बैकग्राउंड से हैं तो आपको भी समझ में आता होगा व्हाट इज MBO. This is also a type or a method to the appraisal system, to performing the appraisal system in the organization. So that things is also related in the organization development. जब तक जाहिर सी बात है एम्प्लॉय का प्रपोजल्स नहीं करेंगे, उनके प्रमोशंस नहीं करेंगे, असेसमेंट नहीं करेंगे परफॉर्मेंस का, सो ऑर्गेनाइजेशन कांट डेवलप्ड. मैंने पहले भी बताया इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस टॉपिक कि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होता, उसमें काम कर रहे हैं एम्प्लॉय से होता है. So management by objective क्या कहलाता है? It actually founded by the Peter Drucker in the 1954, and this is a method of achieving organization objectives and the techniques of evaluation and reviewing of the performance. ठीक है ना? So MBO is what? MBO is a technique designed to increase the precision of the planning process at the organization level. It also enhance the performance of the organization level. ठीक है ना? So MBO इज व्हाट एक्चुअली एक तरह का सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में किस तरह से हेल्प करता है, थ्रू द असेसमेंट, थ्रू द अप्रेजल, which actually being using to analyze or making the surveys on the employees in the organizations, so that they can recognize how the people are working in the organizations, how they are using their workforce diversities, how they are using their responsibilities, how much they are capable and how much they are actively performing in their work task. ठीक है ना? So that all things comes in the MBO, management by objectives. इसकी एक प्रोसेस है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज MBO. ठीक है ना? सो MBO को ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में यूज करने के लिए एक प्रोसेस है, उसके भी स्टेप्स हैं कि किसी भी अगर मैनेजर को या ऑनर को अगर MBO प्रोसेस को मेथड को यूज करना है फॉर मेकिंग द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो विल they will start with the first step, that is a goal setting by top management. आप पेज नंबर 7 में देख रहे होंगे, MBA प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप लिखा है गोल सेटिंग बाय टॉप मैनेजमेंट. जाहिर सी बात है हमेशा गोल जो कंपनीज में सेट किए जाते हैं वह हमेशा टॉप मैनेजमेंट में सेट किए जाते हैं. टॉप मैनेजमेंट में कंपनी का ऑनर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकते हैं, CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स है वो उनमें से भी कोई हो सकता है, या स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, whether they can be outside of the organization or be the part of the organization. ठीक है? So what they do, they just set the goals. ठीक है ना? उसके बाद क्या होता है जब गोल सेट कर लेते हैं, so they come to the distribute the goals to the individuals in the organizations. Whatever the goals the organizations have been decided, so they just divided the work or a task to the groups or the individuals or the departments in the organization, so that the goals can be achieved timely. ठीक है ना? So second phase is what, कि goals बनने के बाद goals के हिसाब से जो जो गोल को accomplish करने में जो भी टास्क असाइन किएंगे, जो भी टास्क परफॉर्म की जाएगी, उसको इंडिविजुअली डिपार्टमेंट्स में बांटना होता है. ठीक है ना? टारगेट्स दिए जाते हैं, इंडिविजुअल्स ही टारगेट दिए जाते हैं, सो दैट दे मस्ट अटेन इट. ठीक. थर्ड फेज इज फ्रीडम फॉर द सिलेक्शन ऑफ मीन्स whatever the goals you have been distributed to the departments or the individuals in the organizations, you have to make them free to perform on it. आपको उनको फ्री करना पड़ेगा, थोड़ी सी फ्रीडम देनी पड़ेगी, सो दैट कि वो अपनी क्रिएटिविटी से या अपने दिमाग से, अपने आइडियल कॉन्सेप्ट से दे कैन कंप्लीट द टारगेट्स. ठीक है? द फोर्थ वन इज द मेकिंग अप्रेजल्स. जब वो काम कर रहे होते हैं जाहिर सी बात है उनके काम के ऊपर एक असेसमेंट भी चाहिए होता है. यू नीड टू द पर्सन
the who are actually acting as a leader or a performer or a consultant, they need to analyze the working quality, the quality of the work life and the work environment and the gestures, behaviors, everything of the employees in the organizations. So that things also comes in the making सब results. ठीक है ना, उसी के हिसाब से आप लोग you can give the promotions and the transfers to the organization to the employees in the organizations. ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ दैट थिंग्स ऑल्सो कम्स इन दी एमबीए प्रोसेस, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज दैट इज अ सिक्स्थ इज अ ब्रेन स्टॉर्मिंग. ब्रेन स्टॉर्मिंग आप लोगों ने ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में भी पढ़ा होगा. जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. ब्रेन स्टॉर्मिंग का मेन फंक्शन क्या होता है. दिस इज ग्रुप ऑफ द 5 to 8 मेंबर्स. वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में से 5 से 8 लोग उठाते हैं फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट्स. दे कम टुगेदर एंड फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी गोल अचीव या स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं, तो दे कम टुगेदर एंड डिस्कस ओवर द टॉपिक्स ऑन दिस, बट विद देयर ओन वाइल्डर एरियाज इन द वाइल्डर आइडियाज. अपने खुद के वाइल्डर आइडियाज का क्या मतलब है. एक आइडियाज होते हैं जो बाउंडेड होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री से लिमिटेड होते हैं. ठीक है ना, बाउंडेड होते हैं. उसका बाउंडेड का मतलब ये होता है कि आप आइडियाज तो दे रहे हो लेकिन फ्री माइंड से नहीं दे रहे हो. आपको ये भी मेंटेन करके चलना है, डेकोरम भी मेंटेन करके चलना है, डिसिप्लिन भी मेंटेन करके चलना है व्हेन यू आर शेयरिंग योर आइडियाज. ऐसा इसमें नहीं होता. अब यू हैव टू कम विद वाइल्डर आइडिया सो दैट कि वाइल्डर आइडियाज देने से क्या होता है कि यू फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद दी अदर्स. जिस ग्रुप के अंदर डिस्कशन हो रहा है, जिस ग्रुप के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड टास्क को निभाया जा रहा है, सो उसके अंदर क्या था, जितने मेंबर्स हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म हो जाता है. एक फियर वाली जो कॉम्प्लेक्स है वो भी ख़त्म हो जाता है. फियरलेस हो जाते हैं, द पीपल बिकम फियरलेस. और फियरलेस होने से क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जिससे कि मीटिंग का जो मेन एजेंडा है, जो मेन गोल है, वो अचीव होने लग शुरू हो जाता है. सो ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक का सिर्फ मेन पर्पज ये है टू जनरेट दी लॉट्स ऑफ आइडियाज़. जब ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट होंगे तो जाहिर सी बात है उनके जो आउटपुट हैं या जो आउटकम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मोर इफेक्टिव होंगे, प्रोडक्टिव होंगे. सो दिस इज ऑल्सो टेक्निक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. सेवेंथ इज द प्रोसेस कंसल्टेशन. प्रोसेस कंसल्टेशन होता क्या एक्चुअल में. दिस इज अ हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स that actually insight into and understands the psychological and the social dynamics of the working with the various clients such as the organization groups or individuals. मतलब ये एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल होते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते. दिस इज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, not even any kind of the member of the committee in the organizations. They are actually separated individuals which actually hiring for assessing the working conditions and the environment and the workforce of the employees in the organizations. So they are very highly qualified professionals, and what they do, they actually understand the psychological. जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनसे जो एक साइकोलॉजी या उनका जो बिहेवियर क्रिएट हो रहा है उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल है उसको समझना. सोशल डायनेमिक्स को समझना, कितने ज़्यादा अडेप्टेशन टू चेंजेस हो रहे हैं, कितने लोग चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितने लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. सो दे नीड टू असेस दैट काइंड ऑफ थिंग्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन. और ये अलग अलग एक ही बंदा एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा क्लाइंट्स को भी हैंडल कर सकता है. जस्ट लाइक CA, chartered accountants, what they do, they are actually process the consultant, they are the process consultations. What they do, they actually maintaining the data of the organization of the several organization at a time. एक ही टाइम पे वो एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को मैनेज करते हैं, उसकी एक रिपोर्ट भी बनाते हैं, प्रोज एंड कॉन्स, नुकसान फ़ायदा सब कुछ वो दे शेयर विद द ऑनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द क्लाइंट. ठीक है ना, क्लाइंट कोई भी हो सकता है, होल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ग्रुप भी हो सकता है, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं. सो इस प्रोसेस को करने का तरीका क्या है. ये प्रोसेस इसलिए अपनाई जाती है, प्रोसेस कंसल्टेशन वाली टेक्निक, जिससे कि जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग हमने पढ़ी थी, ठीक है ना, ये जो ट्रेनिंग ग्रुप्स हैं जो एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके मेथड्स को इम्प्रूव किया जाए. कि मतलब उनको ट्रेनिंग देने के मेथड्स को इम्प्रूव किया जाए. ऐसा नहीं है कि जिसको ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है उसको भी आपने बैठा रखा है, या अगर जिसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसको आप ट्रेडिशनल मेथड से ट्रेनिंग दे रहे हो. आजकल का जो मार्केट कॉम्पिटेंसी बढ़ गई है उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए. सो दैट थिंग्स एक्चुअली कम आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द
process in the organization by the process consultation. ठीक है ना. So process consultation एक्चुअल में करता क्या है. प्रोसेस कंसल्टेशन इट एक्चुअली हेल्पिंग द क्लाइंट टू परसीव अंडरस्टैंड द एक्ट अपॉन प्रोसेस इवेंट्स. तो एक्चुअली क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइंट है, मतलब जो ऑनर है या होल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हेल्प करता है. वो डेटा प्रोवाइड करा के क्या करता है, उस डेटा के ऊपर वो सोचने को मजबूर करता है कि आप ऐसा नज़रिए बनाएं, आपके आसपास के और ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपके लिए कैसा सोच रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए कैसा सोच रहे हैं, वो अपने लिए कैसा सोच रहे हैं, या अपने वर्क के लिए कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कितना कैपेबल है, कितना एक्चुअल में सामने दिख रहे हैं और कितने पीठ पीछे हैं. ये सारी चीज़ की एक रिपोर्ट बना के दे एक्चुअली गिव टू द क्लाइंट. ठीक है ना. सो दैट द क्लाइंट कैन परसीव एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली अपॉन द प्रोसेस. ठीक है. ठीक. सो प्रोसेस कंसल्टेशन क्या करता है, जैसे एक थ्योरिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट भी है, वो E.H. शेन, उन्होंने फॉलोइंग स्टेप्स को कंसीडर किया फॉर द कंसल्टेंट. जो भी प्रोसेस कंसल्टेशन होता है उसको फॉलोइंग प्रोसेस को स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट इज, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट का होता है, दे हैव टू कॉन्टेक्ट विद द कंसल्टेंट, जिसको भी वो हायर करने जा रहा है फॉर असेसिंग दी वर्किंग और एनवायरनमेंट दी दी ऑर्गेनाइजेशन. तो उसको असेस करने के लिए वो जिस भी कंसल्टेंट को कांटेक्ट कर रहा है, उसको कांटेक्ट करते समय प्रॉब्लम बताए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और मैं तुम्हें किस प्रॉब्लम के लिए हायर कर रहा हूँ. ठीक है ना. ये एक्चुअली टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है. ठीक है ना. जो कि, और ये इसलिए हायर किए जाते हैं जिससे कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन उसको अपने बिहाफ से सॉल्व नहीं कर पाते. सो दे हायर द पीपल फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड इज डिफाइन द रिलेशनशिप. डिफाइन द रिलेशनशिप में क्या होता है, डिफाइन द रिलेशनशिप में जब वो कॉन्टेक्ट कर लेता है, कंसल्टेंट आता है, उसके साथ डिस्कशन होता है, तो वो एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसके अंदर सारे एग्रीमेंट्स लिखे होते हैं कि आप कितने टाइम तक असेसमेंट करेंगे, कितने टाइम तक आपकी सर्विसेज हमें चाहिए, या कितना आप फ्री हैं टू डू दी असेसमेंट ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज. ठीक है ना. ठीक है ना. ये तो एक इससे रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं दोनों के बीच में, सो दैट दे कैन डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन देम. थर्ड स्टेप इज सेलेक्टिंग, सेलेक्ट सेटिंग एंड मेथड. उसके बाद वो मेथड और सेटिंग्स को यूज करते हैं कि कंसल्टेंट एक्चुअल में असेसमेंट कैसे करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में सर्वे कैसे करेगा, चाहे वो क्वेश्चनर के थ्रू करे या चाहे वो इंडिविजुअली जाके पूछे लोगों से, चाहे वो एक ट्रेनिंग शेड्यूल करा के या एक लेक्चर की तरह से शेड्यूल करा के वो इंडिविजुअल पूछ सकता है. वो एक मेथड्स दे हैव टू, दे नीड टू सेलेक्ट एट द वेरी फर्स्ट टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट. उसके बाद जब एग्रीमेंट सेटिंग वेटिंग सब सेट हो जाती है, मेथड सेट हो जाते हैं कि किस तरह से यूज़ करना है, दे मूव टू दी कलेक्टिंग द डेटा एंड डायग्नोज द डेटा अकॉर्डिंगली. वो क्या करते हैं, फिर डेटा को कलेक्ट करते हैं बाय थ्रू द सर्वे और बाय फिलिंग द क्वेश्चनर्स और बाय द ऑब्जर्वेशंस इंडिविजुअली और बाय द टेकिंग द इंटरव्यूज ऑफ द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है ना. ठीक. एंड after gathering the data through there's several processes, whether the interviews or the questionnaires or the observations, they need to diagnose the data and share with the client of the organization. ठीक है ना. उसके बाद क्या करते हैं, फिर इंटरवेंशन शुरू होता है, इंटरफेरेंस शुरू होता है, वेदर फॉर ऑफ द कंसल्टेंट, प्रोसेस कंसल्टेंट और द क्लाइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जब उनके पास डेटा कलेक्ट हो जाता है, मेथड भी यूज कर रहे हैं, सो दिस इज अ टाइम टू इंटरवेन इन द प्रोसेस और द सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इंटरवेन किस किस तरह से करते हैं, बाय द एजेंडा सेटिंग्स, taking the feedback from the employees in the organization through the coaching part or the structural interventions. ठीक है ना. So that things also comes in the fifth one, that is an intervene. You can see this heading on the page 9. Sixth is the reduce involvement in the terminate. जब ये सारा काम हो जाता है, वो सारी एक रिपोर्ट बना के दे गिव टू द क्लाइंट, तो उसके बाद क्या आता है, दे टर्मिनेट देयर एग्रीमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. बट ये फॉर एवर नहीं होता है, तो फ्यूचर के लिए भी अपने डोर ओपन करता है कि कभी भी इन फ्यूचर भी उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है क्लाइंट को, सो दे कैन फ्री टू कॉल मी और कॉन्टेक्ट मी रिगार्डिंग दी प्रॉब्लम्स इन दी फ्यूचर कमिंग्स. ठीक है ना. ठीक. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस कंसल्टेशन एंड द प्रोसेस. आई होप समझ में आ गया होगा आपको. नेक्स्ट इज क्वालिटी सर्कल्स. क्वालिटी सर्कल्स में क्या होता है, the people who having a very good quality working styles or good quality works, they come together
वो साथ साथ आते हैं जो क्वालिटी वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। सो दे आर फ्री टू मेक दी ग्रुप्स टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स। तो वो करते क्या है, वो हद से हद 5 से 12 लोग होते हैं, इंक्लूडिंग द लीडर और द सुपरवाइजर ऑफ दैट मीटिंग। ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं, वो वंस इन अ वीक, एक हफ्ते में एक बार या 2 बार, वो क्या करते हैं, एक बार मीटिंग करते हैं खुद से अपने हेक्टिक शेड्यूल में से, जो डेली रूटीन का काम करें उसमें से टाइम निकाल के वो क्या करते हैं, हफ्ते में एक बार वो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स को, जो भी उन्होंने पूरे हफ्ते में झेली हैं, या जो रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल और ऑब्जेक्टिव्स, और या प्रोजेक्ट्स, कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो डिस्कस करते हैं। एंड दे कम टू दी सजेशंस एंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। फिर क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए दे गो टू द मैनेजमेंट एंड डिस्कस द सॉल्यूशंस एंड द सजेशंस व्हाट दे हैव जनरेटेड ड्यूरिंग द मीटिंग इन द क्वालिटी सर्कल्स। ठीक है ना। उसके बाद दे इम्प्लीमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब इस क्वालिटी सर्किल में एक आपने हेडिंग भी सुनी होगी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जब डिग्री ऑफ एक्सेलेंस भी लगा देती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी मेंटेन करके चलती है, और जो एम्प्लॉयज़ का एक्टिव पार्ट है उसको भी इन्वॉल्व करके चलती है, सो दिस इज कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है ना। वो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्वालिटी सर्कल टेक्निक। ठीक है। नेक्स्ट इज द ट्रांजेक्शन एनालिसिस। आई होप आपको मेरा एक लेक्चर याद होगा इंटरपर्सनल बिहेवियर का। इंटरपर्सनल बिहेवियर में मैंने ट्रांजेक्शन एनालिसिस आपको समझाया था, जिसमें हमने पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो और चाइल्ड ईगो की बात करी थी। तो ट्रांजेक्शन एनालिसिस टेक्निक भी इस ओडी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक मतलब एक रोल अदा करती है। जैसे दे एक्चुअली एक्ट एज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट और द इंटरवेंशन। तो उसमें रोल कैसा अदा करती है, दे एक्चुअली मेकिंग और जनरेटिंग द ईगो फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट और एडल्ट टू पेरेंट। अगर जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो एज एट अ वेरी इनिशियल स्टेज, तो यू नीड अ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग इज कम्स इन दी चाइल्ड ईगो। उस टाइम पे हम चाइल्ड ईगो में होते हैं according to the organization. The training के बाद when you start to perform in the workforce, so that things comes in the adult, or somehow in the coming years you will be in the parent ego. जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपका ईगो की स्टेट भी बढ़ती है। सो दिस इज ऑल्सो एक्चुअली हेल्प्स इन दी डेवलपिंग योर ईगो स्टेट्स। समझ में आ गया। So this is all about the techniques what the organization is actually using इन दी डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, पेज नंबर 10 पे आइए, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन। हम इंटरवेंशन अभी बीच में भी कई बार पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन होता क्या एक्चुअल में, इंटरवेंशन का मतलब है इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से किस किस तरह के इंटरवेंशन होते हैं। देखो, इंटरवेंशन होने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट में बहुत बड़ा फैक्टर है, दैट इज इंटरवेंशन। लेकिन उस इंटरवेंशन भी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। वो कैटेगरीज मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। द फर्स्ट कैटेगरी इज HP इंटरवेंशन, दैट इज अ ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन। ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन का मतलब है ये विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है या आउटसाइड ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब एक एज ए इंडिविजुअल और एज अ ग्रुप इंटरफेरेंस का ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में कितना बड़ा पार्टिसिपेशन है, और कैसे कैसे ह्यूमन प्रोसेस, किस किस फॉर्म में ह्यूमन प्रोसेस का इंटरफेरेंस होता है। The first is T group. T group is actually related to the training groups. T group stand for training groups. ट्रेनिंग ग्रुप्स वो होते हैं जिनमें लोगों को इकट्ठा किया जाता है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, एक न्यू एम्प्लॉयज को भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और एग्जिस्टिंग को भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है एज अकॉर्डिंग देयर वर्क और टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो जो ट्रेनिंग ग्रुप होते हैं, जिसमें ट्रेनिंग ग्रुप में असेसमेंट भी होता है कि कौन किस एम्प्लॉय को कितना समझ में आ रहा है, उसको कितना इम्प्लीमेंट करना है आफ्टर द ट्रेनिंग। सो दैट दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन। जैसा आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दोगे, वैसे ही उसका इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में बढ़ जाएगा। ठीक है ना। सेकंड इज द प्रोसेस कंसल्टेशन। अभी मैंने प्रीवियसली प्रोसेस कंसल्टेशन भी आपको पढ़ाया। प्रोसेस कंसल्टेशन इज द आउटसाइडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट एक्चुअली फोकसेस ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड द सोशल डायनामिक्स। इसका मेन फोकस ऑर्गेनाइजेशन को हिलाना नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम करते हैं
या उनसे जितने भी चीज़ें रिलेटेड हैं इन दी इन्वायरमेंट, वो उसके उनके बीच में इंटरपर्सनल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है ना, और सोशल डायनेमिक्स को क्रिएट करता है, ठीक। थर्ड इज थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, जैसे कि प्रोसेस कंसल्टेशन एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की तरह से होता है। ऐसे सेवरल प्रोसेस कंसल्टेशंस होते हैं, ठीक है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन को किसी ना किसी तरह से हेल्प करते हैं और उसके डिसफंक्शनल एरियाज को रिमूव करते हैं, ठीक है। फोर्थ इज टीम बिल्डिंग दैट इज अ टीम स्पिरिट। ये ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स के अंदर भी हो सकती है और विद द डिपार्टमेंट्स भी हो सकती है, डिपार्टमेंट्स के बीच में या डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स के बीच में टीम बिल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, उसी से ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होगा, उनका इंटरवेंस भी बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ फिफ्थ एक्चुअली में क्या है, ये जो मैंने आपको ऊपर के चार इंटरवेंशंस बताए हैं, टी ग्रो प्रोसेस थर्ड पार्टी टीम बिल्डिंग, दिस इज ऑल एक्चुअली रिलेटेड टू द इंडिविजुअलिस्टिक। ये इंडिविजुअल बेस पर है या ग्रुप बेस पर है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जो वाइड एरिया में इंटरफेरेंस करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंटेशन मीटिंग। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंटेशन मीटिंग का मतलब ये होता है जिसमें फेस टू फेस मीटिंग की जाती है। फेस टू फेस मीटिंग का मतलब है जिसमें लोग अपने डिसएग्री पॉइंट से दे मूव टू दी एग्रीमेंट पॉइंट्स, ठीक है ना, वो अपने 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 क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस पर टारगेट्स लेकर उन पे एक्शंस करते हैं एंड दे कम टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। सो दिस इज कम्स दैट इंटरफेरेंस कम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंटेशन मीटिंग। इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर सेट नहीं है कि सिर्फ इसमें मैनेजर्स ही बैठेंगे, सुपीरियर्स ही बैठेंगे। इसमें जो जूनियर एम्प्लॉयज है दैट इज अ सबॉर्डिनेट्स, दे कैन आल्सो इन्वॉल्व इन दिस। नेक्स्ट इज इंटरग्रुप रिलेशंस। सही से बात है, जब लोग आपसे में बात करते हैं, चाहे वो विद इन द डिपार्टमेंट हो, चाहे विद द अदर डिपार्टमेंट्स हो, उससे इंटरपर्सनल जो रिलेशंस है वो बढ़ेगा। जब इंटरपर्सनल रिलेशन बढ़ेगा तो आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ द वर्क भी बढ़ेगा, क्वालिटी जो वर्क काम करने का तरीका उसका इम्प्रूवमेंट भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनने के बाद लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द लार्ज ग्रुप इंटरवेंशन। लार्ज ग्रुप इंटरवेंशन में क्या होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी इंटरफेयर करते हैं, उसके साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो दैट इज एक्चुअली वर्किंग एज अ होल्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सम पार्ट ऑफ द होल्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में, दे एक्चुअली एक्ट एज एन इंटरवेन, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब है एक नॉर्मेटिव इंटरवेंशन होता है, इसमें सब जितने भी सेम लेवल के एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में एक मैनेजमेंट चलता है। मैनेजमेंट मतलब अगर एक का क्वालिटी ऑफ वर्क सुधार रहे हैं तो उसी सेम पोजीशन पे अगर दूसरे डिपार्टमेंट में कोई बंदा बैठा हुआ है तो उसका भी जो डेवलपमेंट है वो उसी लेवल से होगा जो दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का लेवल का हुआ है। सो दिस इज कम्स इन द ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन। टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन का मतलब टेक्नोलॉजिकल। अब टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई मशीन से रिलेटेड बात करें। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में टास्क को कंप्लीट करने का मेथड, उसको स्ट्रक्चर और डिज़ाइंस, जॉब डिज़ाइंस, वो सब अलग अलग होता है, ठीक है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एचआर है, तो दोनों एचआर का काम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग होगा, उनकी जॉब डिज़ाइंस अलग अलग होंगी, टास्क मेथड्स अलग अलग होंगे, काम को करने का तरीका अलग अलग होगा। इसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर में आपका डिवीजन ऑफ लेबर आ गया, आपने लोगों को कैसे डिवाइड कर रखा है, क्या क्या काम दे रखा है। कहीं कहीं क्या होता है एक ही बंदे को एक से ज़्यादा काम दिया होता है, कहीं एक ही काम के लिए एक ही बंदा होता है। अगर हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आजकल का टाइम तो चेंज हो गया गवर्नमेंट में भी, लेकिन पहले क्या था कि एक काम के लिए सिर्फ एक ही बंदा होता था। और प्राइवेट में क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है ना, तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर है, ठीक। तो इसे कहते हैं टेक्नो स्ट्रक्चर इंटरवेंशन। ये किस तरह से इन्वॉल्व होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल डिजाइन, ठीक है ना, स्ट्रक्चर की डिजाइन होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल डिजाइन मतलब डिवीजन ऑफ लेबर एंड द हिरार्की। आपके जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो उसमें इंटरवेंशन होना ज़रूरी है, उसमें डेवलपमेंट चेंजेस होना ज़रूरी है, उनके
टास्क को चेंज करो कभी कभार, जो भी हिरार्की में आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं और इन दी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर और दी हिरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनमें क्या है, उनके भी जितने भी स्पेशलाइज्ड टास्क हैं उनके परफॉर्मेंस को चेंज करो, उनकी गाइडलाइंस को थोड़ा सा डायग्नोज करो, उसके हिसाब से उनको डिटरमाइन करो और चेंज करो अकॉर्डिंग्स टू दी कॉम्पिटेंस इन दी इन्वायरमेंट। ठीक है ना? उसी हिसाब से जब चेंजेस होंगे तो टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आएंगे, दैट इज अ टास्क मेथड में भी चेंजेस आएंगे, जॉब डिज़ाइन भी चेंज हो जाएगी। ये प्रमोशन एंड ट्रांसफर क्या है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। ठीक है। नेक्स्ट इज डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग का मतलब क्या होता है, अब कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करने लगी हैं कि जो एम्प्लॉयज़ निकल गया उसको निकल के वो उसकी जगह दूसरा बंदा नहीं रख रहे, दे एक्चुअली आउटसोर्स दैट वर्क टू दी थर्ड पार्टी। वो उसके काम को थर्ड पार्टी को क्या कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। तो उसमें कॉस्ट कम आ रही है, उनका जो लाइबिलिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो भी कम हो गई, क्योंकि सारी लाइबिलिटीज़ तो थर्ड पार्टी को चली जाएंगी जब वो काम करके देंगी। तो सो इसको, ये भी एक इंटरवेंशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करने में। आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही हैं, अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, जैसे कि प्रॉफिट ज़्यादा हो, वो आउटसोर्स कर रही है अपने काम को। मतलब असेंबल अपने यहाँ कर रही है लेकिन बनवा किसी और से रही है। So this is comes in the downsizing. Next is re-engineering. Re-engineering से आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी आपका इंजीनियरिंग मशीनरी सिस्टम्स हैं, जो भी आपका डिज़ाइंस हैं, या जो भी आपने मशीनरी अब तक यूज़ करते आ रहे हो, अगर मार्केट में उससे ज़्यादा अपडेट्स आ गए हैं और भी ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ कर रहे हैं, तो जस्ट चेंज इट। ठीक। नेक्स्ट इज पैरेलल स्ट्रक्चर्स। पैरेलल स्ट्रक्चर्स भी चलने चाहिए साथ साथ, आपके काफ़ी सारे काम है, स्ट्रक्चर्स साथ साथ चलने चाहिए, जिससे कि टाइम कंज्यूमिंग जो है, वेस्टिंग ऑफ टाइम है, वो कम हो जाए। हाई इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अभी मैंने मल्टी डायमेंशनल प्रोफाइल की बात करी, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बंदा एक से ज़्यादा काम कर रहा होता है। तो जहाँ एक से ज़्यादा काम कर रहा होता है उसमें भी दो तरह के ऑप्शन हैं, या तो वो मजबूरी में कर रहा है या उसको फ्री कर दिया है कि तुम जो करना चाहते हो अपने काम से ज़्यादा काम, तो यू कैन फ्री टू डू दैट। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप यू आर फ्री टू डू मल्टी टास्क at a time, so that organization is actually called high involvement organization। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जो आपका सैलरी है, अप्रेजल्स हैं, परफॉर्मेंस है, वो बहुत अच्छे से एसेस होती है, और आपके प्रमोशंस, ट्रांसफर्स या इंक्रीमेंट्स उसी अकॉर्डेंस होते हैं। तो ये भी एक इंटरवेंशन है। जितनी भी जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर यू फॉलोइंग द हाई इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, अभी मैंने बताया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दी टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन। नेक्स्ट इज द वर्क डिजाइन। वर्क को किस तरह से डिजाइन किया हुआ है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टास्क इन द टेक्नो स्ट्रक्चर इंटरवेंशन। वर्क का डिजाइन इस तरह से होना चाहिए कि एम्प्लॉय शुड बी हैप्पी टू वर्क। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको बॉदरेशन नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रेस को भी क्रिएट करता है, डी स्ट्रेस, यू स्ट्रेस। ये इट डिपेंड्स ऑन द वर्क डिजाइन, आपका वर्क किस तरह का डिजाइन किया गया है। ठीक है ना? दिस इज ऑल्सो दैट एक्चुअली क्रिएट्स द यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। So this is all things comes in the technostructure intervention. Next training है human resource management intervention, जिसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। So thank you so much and keep watching. Thank you.